नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी का 4th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज और जो हमारा एमएस ऑफिस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं वो क्या हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज, जिसके निम्न स्तरीय भाषा हैं। उसके बाद में यही मशीनी भाषा होती है जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। उसके बाद आती है मीडियम लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषा, और फिर उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले हम देखेंगे तो कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है। कंप्यूटर की भाषाएं कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती हैं, जो कंप्यूटर भाषा में एक कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड और को पहचानने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। या फिर हम बात करें कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा की, तो प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर द्वारा के साथ संवाद करने के लिए जो कोड इस्तेमाल प्रयोग में लाए जाते हैं वही हमारे कंप्यूटर भाषा में होते हैं। इसके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम 3 रूपों में वर्गीकरण देख चुके हैं। तो पहले वर्गीकरण के बारे में बात करें निम्न स्तरीय भाषा के बारे में, तो ऐसी भाषा जिसे हम सीधे कंप्यूटर में समझा जा सकता है निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। यह भाषा यूज़र से दूर हार्डवेयर के पास होती है और मशीन पर निर्भर करती है, जैसे मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी कोड 0 या 1। उसके बाद आती है मशीनी भाषा में कौन कौन सी है। तो कंप्यूटर पर की आधारभूत भाषा होती है जिसे हम 0 या 1 2 अंकों में लिखते हैं। मशीनी भाषा को केवल सीपीयू द्वारा ही समझा जाता है। इस भाषा का प्रयोग हमारा पहली वाली जो पीढ़ी थी, हमारी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की, उसमें किया गया था। उसके बाद हम बात करें मध्य स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने मध्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया। हालांकि कई स्रोतों में से असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा में भी वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर असेंबली भाषा क्या है उसके बारे में हम देख लें। मशीनी भाषा के प्रोग्राम में जो भी मुश्किलें आती थी उनको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। 0-1 का इस्तेमाल न करके कुछ चिन्हों या सिम्बॉल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको कुछ जोड़ना है तो ऐड या एडिटिंग, अगर ट्रांसलेशन करना है तो और उसका अगर सब्सट्रैक्शन घटाना है कुछ तो सब्स का प्रयोग किया जाता है। मशीनी भाषा की अपेक्षा इनमें गलतियों में आसानी से ढूंढा जा सकता है। वहीं हम बात करें असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। जो असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। असेंबली का कार्य असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में करने का होता है, जो असेंबलर होता है हमारा उसका आकार। अब देखते हैं हम हाई लेवल जो लैंग्वेज है हमारी उसके बारे में हम बात करें तो ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझा नहीं जा सकता उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। यह भाषा यूज़र के समीप होती है लेकिन हार्डवेयर के बहुत दूर होती है, ठीक है, और ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है। और जो हमारी पहले निम्न स्तरीय क्या होती थी वो हमारे यूज़र से दूर होती थी लेकिन हार्डवेयर के नज़दीक होती थी और मशीन पर निर्भर करती थी। इस भाषा में संख्या, अंग्रेजी अक्षर व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे सीखने में आसान होता है। इन्हें लिखने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को समझने के लिए लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है उनकी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए कोबोल, बेसिक, पास्कल, प्रोलोग ऐसी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा है उसमें जो प्रमुख 3 प्रकार की भाषाएं हैं उनके बारे में। जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को निर्देशों का एक क्रम लिखकर हम एग्जीक्यूट करते हैं। उदाहरण के लिए फोर्टोन, कोबोल, बेसिक, पास्कल व सी लैंग्वेज हम प्रोसीजरल जो लैंग्वेजेस हैं उनका प्रयोग करते हैं। वहीं देखें नॉन प्रोसीजरल कौन कौन सी होती हैं। भाषा क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। इसे चौथी कंप्यूटर पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है, जैसे एक्सक्यूएल, इसका फुल फॉर्म देखें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो नॉन प्रोसीजरल। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। इस भाषा के डाटा को फंक्शन एक साथ यूज़ किए जाते हैं जिसे क्लास कहा जाता है। इसका क्लास को ही ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आने वाली जो मुख्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। C++, जावा, पाइथन, रूबी, सी शार्प के नाम से इन्हें जानते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट संबंधी कुछ भाषाएं, जैसे HTML, जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे वेब पेज लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है XML, ठीक है, इसके लिए जो डाटा स्टोर व डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता फिर होता है। तो जो XHTML बोलते हैं जिसमें HTML और
XML की जो दोनों विशेषताएं होती हैं, वेब पेज लिखा भी जा सकता है और डाटा को एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया भी जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। PHP, डायनामिक पेज बनाने में इसका प्रयोग करते हैं PHP का प्रयोग। उसके बाद में VRML, 3D वेब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखें हम कंप्यूटर की भाषाएं एवं उनसे जुड़ी हुई कुछ पीढ़ियाँ, जैसे हमारी जो प्रथम पीढ़ी की भाषा है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी की भाषा में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। जो तृतीय पीढ़ी की भाषा थी उसमें C, पास्कल, कोबोल, बेसिक, फोर्टन भाषा का प्रयोग था। वहीं हम जो हमारी भाषा थी 4th जनरेशन की, तो उसमें ऑरेकल, SQL और पाइथन का प्रयोग, और जो हमारी जो 5th जनरेशन की जिसमें AI का प्रयोग किया जा रहा है उसमें प्रोलॉग, लिस्प, मर्करी, OPS 5 का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें देखा हुआ है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे बनाने के लिए हमारा लिस्प, प्रोलॉग, जावा, जूलिया भाषाओं का प्रयोग किया था। MPPSC जो पेपर था उसमें पूछा गया था, DSB का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। अब उसके बाद हम देखें हमारे जो आगे, अब हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं। सबसे पहले हम देखें फोर्टन। फोर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन नहीं, फार्मूला ट्रांसलेशन। कभी कभी क्या हम जल्दी में कुछ भी पढ़ जाते हैं और कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो गलत लिख देते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन। 1957 वर्ष में इसकी खोज की गई थी या इसको बनाया गया था प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा, जिसका नेतृत्व क्या था? खोजकर्ता जॉन वेकस के द्वारा इसे बनाया गया था। अनुप्रयोग गणितीय कार्य व गणनाओं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्टन ही थी। उसके बाद आती है एल्गोल, या बोलते हैं हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, 1958 में बनी। अमेरिकन या यूरोपियन कंप्यूटर जो वैज्ञानिकों के समूह द्वारा विकसित की गई थी, विज्ञान व इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए उपयोग होती है, गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम। उसके बाद आते लिस्प या लिस्ट प्रोसेसिंग, 1958 में MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ है टेक्नोलॉजी उससे जुड़ा हुआ है कि जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाई गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। अब उसके बाद में कोबल, अगर उसको फुल फॉर्म देखें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, 1959 में बनी। जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे अमेरिकी ग्रास कूपर, उनके द्वारा ग्रेस ऊपर के द्वारा बनाई गई व्यावसायिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखें बेसिक जो लैंग्वेज बनी उसका नाम है फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑफ पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, 1964 में इसका प्रयोग बनाया गया था। जॉन कैमियन थॉमस यूजिन कुड्स के द्वारा इसे विकसित किया गया। वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी पास्कल भाषा के बारे में, तो 1970 में इसे बनाया गया। निकोल वर्थ के द्वारा इसे विकसित किया गया। शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। SPT स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसका C 1972 में ये डेनिस रिची ने जो नोकिया बेल लैब्स थी उसमें इसको विकसित किया। सॉफ्टवेयर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखें कॉमन जो एल्गोरिथम लैंग्वेज है कोमल, 1973 में जिस बनाया गया। और डेनमार्क के जो वेंडिकेट लॉफस्टड और ब्रोज क्रिस्टनसन हैं उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। शिक्षण के कार्य में प्रयोग किया जाता है। जो बेसिक और जो पास्कल भाषा है उसका ये मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। उसके बाद आती है C++, 1983 में जो वर्जन स्ट्रोप्स ने इसे भी जो डेनिस उनके जो नोकिया बेल लैब्स में इसको भी बनाया गया था। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जावा के बारे में बात करें 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इसे बनाया गया। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे C++ से जुड़ी हुई इसकी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम रूबी के बारे में हम बात करें तो रूबी 1995 में जो याक्रियोरो जो मत्सुमोटो के द्वारा ये विकसित की गई। उसके बाद में इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ओपन सोर्स व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें जो हमारे मुख्य रूप से जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं उनके बारे में, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें असेंबली प्रोग्राम में सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। जो असेंबली भाषा का जो प्रोग्राम होता है उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। वहीं हम बात करें इस मशीनी भाषा के अनुपात करने के बाद जो प्रोग्राम है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। जो पहला प्रोग्राम था उसको सोर्स प्रोग्राम, बाद में बना उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा कंपाइलर जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा है उसको निम्न स्तरीय भाषाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है पूरे जो भी प्रोग्राम होता है उसको एक ही साथ में एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसमें क्या होता है जो एरर्स होती हैं
उनको क्या होता है, ढूंढना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक ही साथ पूरा एग्जीक्यूट कर दिया तो होता है भी सोर्स प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड होता है सोर्स कोड, बाद में जो बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटर, ये भी इसमें भी हाई लेवल से लो लैंग्वेज में बदलने में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये प्रोग्राम को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसमें जो एरर्स ढूंढना बहुत ही आसान होता है, सब कुछ वही लिखा हुआ होगा। और इसमें जो भी पहला वाला सोर्स कोड होता है और बाद में जो बनता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड के रूप में इसमें प्रयोग किया था। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके बारे में। सबसे पहले क्या है ऑफिस, क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक एप्लीकेशन पैकेज होता है जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा पावर पॉइंट, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट हो गया और अन्य चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इस ऑफिस से सभी इसका जो कार्य है ऑफिस के कार्यों को आसान बनाना है। एमएस ऑफिस द्वारा सबसे पहले इसे एमएस ऑफिस को या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे 1990 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। एमएस ऑफिस का जो नवीनतम संस्करण हमें देखने को मिलता है वो 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था, ऑफिस 2024। इसके उपयोग करने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, पेरोल तैयार करने के लिए, कैलकुलेशन संबंधी कार्य करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा वेस्ट तैयार करने के लिए, ईमेल संबंधी कार्य करने के लिए इसका प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज में शामिल सॉफ्टवेयर हैं उनमें कौन कौन से रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, लिंक, वन नोट और इन्फो पैड डिज़ाइनर माइक्रोसॉफ्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम देख लें ऑफिस 365, यह वेब आधारित कंप्यूटिंग सर्विसेज है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एक ही सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का अपग्रेड वर्जन हमें देखने को मिलता है। ऑफिस 365 में क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है, जो क्लाउड सर्वर है उसमें उसी पर होस्ट किया जाता है। 365 में जो सर्वर को क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है, अर्थात इसके बारे में फीचर क्लाउड पर हैं जिन्हें हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की कुछ पार्ट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका आइकॉन ये सब ध्यान रखना, कॉपीराइट या पर जो पेटेंट सबके अंतर्गत रखे गए हैं, तो ये इसका माइक्रोसॉफ्ट जो उसका आइकॉन है। इसमें वर्ड प्रोसेसर के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें टाइपिंग, डॉक्यूमेंट, बुकलेट, रिज्यूम आदि बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है और आसानी से इसमें बनाता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें क्या डेटा शीट जो है उसको तैयार किया जाता है या बहुत सारा डेटा है उसको लिखने के लिए, तो इसमें कॉलम और रोज़ में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम को भी टेबल के रूप में डाटा इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जहाँ पे भी कहीं पे भी उद्योग क्षेत्रों में या पे भी कहीं पे भी जब हम स्लाइड बनाना होती हैं तो पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी इसे कहते हैं। प्रभावी प्रेजेंटेशन निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चार्ट डाल सकते हैं हम, वीडियो, पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट, एनिमेशन को जोड़कर इसे प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है। आगे देखें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें क्या होता है, जिसमें रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि इसमें एक्सेस का प्रयोग करता है, आपने देखा होगा कि मान के चलो कहीं पे भी उत्पादन हो रहा है तो इसमें हम बता देंगे ये टमाटर का उत्पादन, धनिया का उत्पादन है, ये मटर का उत्पादन, तो उसके लिए इसका मुख्य रूप से डाटा को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा व्यवस्थित होता है, कैलकुलेशन करने के लिए ग्राफ बनाए जाते हैं, डाटा और प्रोफेशनल्स रिपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग देखा जाता है, किसका, एक्सेस का। उसके बाद आउटलुक क्या था, इसका पहले जो प्रयोग किया जा रहा था वो ईमेल के रूप में इसका प्रयोग, अब तो क्या है कि हमें देखने में बंद हो गया है आउटलुक तो, लेकिन पहले इस ईमेल के लिए इसका प्रयोग किया गया था, भेजने के लिए किया जाता है। या कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, नेटवर्किंग व वेब ब्राउजिंग में इसको शामिल किया था। अब उसके बाद में आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितनी आसानी से काम करने में सुविधा देता है उतनी जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है वैसे ये भी हमें उसी हिसाब से कार्ड करने को दिखता है। इवेंट पोस्टर, रिज्यूम, बर्थडे कार्ड, न्यूज़लेटर्स, विज्ञापन आदि बनाने के लिए इसमें फॉर्मेट्स का उपयोग डाटा तैयार करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट लिंक, इसे फ़ोन लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से पेयर कर उसके डाटा को एक्सेस करने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किससे, माइक्रोसॉफ्ट लिंक से। एक तरीके से जो प्रेजेंटर वगैरह आता था उस टाइप ही का है ये, शेयर इट टाइप का। उसके माइक्रोसॉफ्ट वन नेट, जो वन नोट क्या है, यह एक नोट तैयार करने वाला एप्लीकेशन है। इसमें यूज़र नोट्स, चित्र, स्क्रीन क्लिपिंग, ऑडियो कमेंट्री आदि को एकत्रित कर सकता है और नोट्स को इंटरनेट पर अन्य वन नोट यूज़र के साथ भी साझा
कर सकता है। मतलब आप जो भी वन नोट चला रहा है उसको भी आप भेज सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट इकोपाथ डिज़ाइनर या स्ट्रक्चर्ड डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए, वितरित करने, भरने, सबमिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में दिया था। अब आगे देखें हमको जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हमारे इनसे जुड़े हुए उनके बारे में। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए MCQ हैं उनको लेकर आएंगे। ओपनजीएल सिलिकॉन ग्राफिक्स द्वारा जारी किया गया है जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो प्रोग्रामर को ग्राफिक्स हार्डवेयर के साथ संचार करने की अनुमति देता है। कौन? ओपनजीएल सिलिकॉन ऑफिस के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा। उसके बाद एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में रूपांतरित करने के लिए की वाली जो प्रक्रिया है उसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और उसके बाद में अगर डिजिटल से एनालॉग में जा रहे हैं आप उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। USB पोर्ट का निर्माण 1996 में किया गया था। माउस, जॉयस्टिक व ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। 1 गीगाबाइट तब समतुल्य होती है 2⁻13 बाइट के, टेराबाइट 2⁻14 टेराबाइट के। कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसमें कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? फास्टर, रिट्रीवेबल एवं फ्रिक्वेंसी एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यूनिक्स क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। ये जो ओपन सोर्स वाले यूनिक्स हमें देखने को मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। वहीं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मोटर कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवेज, लेडी एडा लवेज, इस तरीके से इनका नाम याद रखा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में। वहीं देखें फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड जो सीमर क्रे द्वारा बनाया गया था, क्रे कंप्यूटर के रूप से। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर बिजर वाटकरजी, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को वे एरियाज़ में पाई जाती है। वहीं इंडियन वो कौन सी है सिलिकॉन वैली? तो बेंगलुरु को देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करें सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और एक पेटाफ्लॉप्स हमारे 15 फ्लॉप्स के समतुल्य होता है। पेटाफ्लॉप्स 10⁻15 फ्लॉप्स के समतुल्य होती है एक पेटाफ्लॉप्स। MPPSC जो माइनिंग ऑफिसर 2023 का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। वहीं देखें हम एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वहीं 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? 10-24 मेगाबाइट देखने को मिलते हैं। एक बाइट में 2 निबल के बराबर होती है और एक बाइट हमारे 8 बिट्स के बराबर होती है। उसके बाद में हम बात करें गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणाम को संग्रहित करने के लिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया था। ACC बोलते हैं। रजिस्टर में उपयोग किया जाता है जो तर्कसंगत चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने के लिए। वहीं देखें पांडा एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो उच्च प्रदर्शन डाटा संचरण एवं डाटा के विश्लेषण टूल्स के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। हमारा पांडा का एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो उच्च प्रदर्शन डाटा संरचना एवं डाटा के विश्लेषण हेतु टूल्स में प्रदान करता है या फिर प्रयोग में लाता है। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए जो कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान है उससे जुड़े हुए MCQ लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।